जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग मूल विधि एवं संविधान का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से संविधान को हमने सर्वप्रथम उठाया हुआ था। ठीक है, तो संविधान में हम लोग मूल अधिकार तक पहुँचे थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखे थे कि मूल अधिकार में हम लोग आर्टिकल 12 को पढ़ा हुआ था, फिर 13 को पढ़ा, 12 में पढ़ा कि राज्य क्या होता है, 13 में पढ़ा कि मूल अधिकार से जो संगत विधियाँ होती हैं वो किस मात्रा तक शून्य होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग मूल अधिकार को शुरू करेंगे। जो 6 ठो अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा, उन अधिकारों को क्रमशः हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो संविधान द्वारा दिया गया पहला अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। समता का अधिकार। ठीक, इसका अनुच्छेद क्या बताया था मैं? अनुच्छेद 14 से लेके 18, इतने अनुच्छेद, 4 अनुच्छेदों में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो क्रमशः एक एक अनुच्छेदों को हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। समता का अधिकार तो आप लोग को बता ही दिया था कि ये हम लोग का जो राज्य के विरुद्ध दावा है वही हमारा अधिकार है। अधिकार मतलब कि ये हमको हमारे जीवन में जीने के लिए अपरिहार्य रूप से आवश्यक है और इसको हम ले सकते हैं। जैसे इसका मांग कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जिसका हम मांग कर सके वही हमारा अधिकार है। ठीक है, और समता का मतलब क्या होता है कि समता का मतलब जो हम आस परिवेश में या सामान्य जनमानस है उनसे हमारा भेदभाव ना हो। ठीक, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, तो वो तो बाद में पढ़ा जाएगा, हम लोग देखा जाएगा। लेकिन समता का मतलब आप इतना जानिए कि सभी लोग भारत में समान हैं। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 14 को। अनुच्छेद 14। ठीक, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या कहता है, लिखते हुए पढ़ेंगे। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण, दो अर्थ दिया गया है इसमें, दो शब्दावली दिया गया है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग रूप में समझेंगे। पहला शब्दावली क्या है? विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण में अंतर क्या होता है। तो विधि के समक्ष समता, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो ब्रिटेन में विधि शासन की अवधारणा दी गई है उसी से मिलता जुलता ये आयाम है, विधि के समक्ष समता। और जो विधियों का समान रूप से संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया है। वहाँ के संविधान में से इसकी प्रेरणा मिलती है। ये दोनों जो शब्दावली है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण, वो जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का चार्टर है उसके अनुच्छेद 7 में भी इन शब्दों को दिया गया है कि व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो उसी के आगे इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में भी। तो हम लोग पूरे अनुच्छेद को देखते हैं इसका। ठीक है,
फिर इस पे चर्चा किया जाएगा कि विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण में अंतर क्या है। पहले एक बार पूरे अनुच्छेद को लिख लेते हैं कि उसमें दिया क्या है। तो वहाँ तक आप लोग का हो गया होगा। तो उसके आगे उसमें दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति विधि के समक्ष समान और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, क्या देखा हम लोगों ने कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसके भीतर, एक भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पे ये सब पॉइंट आउट करिएगा, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वह विधि के समझ समान और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विधि के समझ समान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद फिर विधियों का समान संरक्षण के बारे में जानेंगे। यह इसके आगे का ही एक रूप है। यदि ये प्रदान किया गया है तो इसको प्रदान करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये अपने आप प्रदान हो जाता है। जब ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो ये भी अपने आप प्रदान कर दिया जाता है। तो विधि के समझ समान का क्या अर्थ है? विधि के समझ समान मतलब कि आप विधि के सामने, यानी कि लॉ के सामने आप सभी लोग समान हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार से समान है? यानी जो कोई भी यदि विधि जो बनाती है, यदि विधि बन गया तो उसमें चाहे राजा हो या रंक हो, इसमें भेद नहीं किया जाएगा। वो सभी उस लॉ के अनुसार ही चलेंगे। बोल दिया गया कि हत्या करना अपराध है, तो वो राष्ट्रपति यदि हत्या करता है तभी भी अपराध है, चाहे वो एक जो गरीब भूखा है वो भी करता है, वो भी सबसे जो निचला व्यक्ति है निम्न स्तर का वो भी करता है हत्या, तो भी अपराध है। दोनों को समान रूप से कैटेगरी में लाया जाएगा, दोनों न्यायालय में समान रूप से दंडनीय होंगे। तो इस प्रकार से विधि के समझ समता का अर्थ आपको लोग समझ में आया होगा। ठीक है, विधियों का समान रूप से संरक्षण। ठीक, इसका क्या अर्थ है कि कोई भी विधि बनाया जाएगा तो उसमें किसी वर्ग को अलग नहीं रखा जाएगा, किसी वर्ग के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। हम लोग को इसमें बस शुरुआत में बस इतना ही समझना है जो मैं बता रहा हूँ, फिर आगे इसके तरह तरह के प्रावधान आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को इतना ही समझना है। क्या समझना है कि विधि के समझ समता मतलब कि कानून का शासन, यानी विधि का शासन। विधि के समझ सभी समान हैं। और विधियों का समान संरक्षण मतलब कि सरकार या कोई भी राज्य विधि इस प्रकार से नहीं बनाएगी कि उसमें किसी वर्ग विशेष के साथ विभेद किया जा सके। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। ये व्यक्ति शब्द को ध्यान में रखिएगा, इसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आसानी से समझते चलिए, एकदम समझ में आएगा अच्छे से। तो हम लोगों ने देखा कि विधि के समक्ष समता,
तो विधि के समक्ष समता मतलब कि विधि के सामने सभी लोग समान हैं। विधियों का समान संरक्षण। इसके बहुत गहराई में आप लोग को नहीं ले जा रहा हूं, जितना आप लोग के लिए आवश्यकता है उतना ही मैं बता रहा हूं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है, ये जो दो शब्द है, इसी में ही मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आयाम दिया और बताया कि इन दोनों शब्दावलियों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय मतलब कि नैसर्गिक मतलब कि जन्म से ही कोई यदि भारत में या कहीं भी कोई व्यक्ति जन्म लिया तो उसको यह अधिकार प्रदान हो जाएगा कि वह विधि के समक्ष समान रहेगा और विधियों का समान रूप से संरक्षण पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि ये था केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी का केस था भारत संघ। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का क्या अर्थ होता है, ठीक। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हम लोग समझ गए कि इसी में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अपवाद कौन कौन से हैं। अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि विधि के सामने सभी लोग समान हैं, लेकिन अपवाद, इसके अपवाद पहला है राष्ट्रपति या प्रांतों के राज्यपाल। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको आप लोग आगे पढ़ेंगे, एक भाग है प्रकीर्णन का, आर्टिकल 361। तो जब हम लोग उसको पढ़ा जाएगा उसमें राष्ट्रपति को मिले विशेषाधिकार देखा जाएगा कि किसी राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल पर सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती, दंडी कार्रवाई करने के लिए उसको पहले सूचना देनी पड़ती है, तो उसको कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है। उसी के साथ कुछ जो विदेशों में राजनयिक हैं या राजदूत हैं उनके ऊपर भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता। फिर जो संसद के जो सदस्य हैं वो आर्टिकल 105 के तहत कुछ उनको विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के साथ फिर क्या नाम है, इसी प्रकार सबको कुछ संवैधानिक जो पद हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ लोक सेवकों को भी विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। तरह तरह के जो सरकारी, भाई देश को चलाना है तो कुछ लोगों को तो विशेष अधिकार देना ही पड़ेगा, इसलिए इन लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको भी विशेष अधिकार प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके अपवाद हैं। एक और अपवाद आप लोग को आर्टिकल 13 में बताया था कि 31C के तहत आप 39B और C के तहत आप संशोधन करते हैं, तो यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी होता है या 19 का उल्लंघन भी होता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता और विधिमान में घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपवाद हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि बताया गया इसमें कि जो विधि के समक्ष समता है या विधियों का समान संरक्षण, इसमें बताया गया कि जो समानता का अधिकार है इसको वर्ग विभेद निषेध करता है इसमें, ठीक है। निषेध करता है न, लेकिन इसका युक्ति युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि भाई देश में विभिन्न स्थानों पे या किस देश में तरह तरह के लोग हैं, सभी की समान स्थिति है नहीं। तो
उसके लिए एक समान लोगों के लिए समान कानून और असमान लोगों के लिए एक समान कानून, एक कोटेशन है बोला गया है, तो वो इस पे लागू होता है। यानी कि जो ऊपर के वर्ग हैं या किसी राज्य क्षेत्र का जलवायु या भौगोलिक क्षेत्रफल या कुछ उसका अलग है, तो उसके लिए एक अलग से लॉ बना देना वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या वो युक्तियुक्त रूप से होना चाहिए, वहाँ पे विभेद नहीं होना चाहिए, वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि उस पर लॉ बना तो उस पर ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। केवल वो आधार जो है वो युक्तियुक्त रूप से होना चाहिए। ये तय कौन करेगा युक्तियुक्त है कि नहीं, तो उसको भारत का जो सुप्रीम न्यायालय है, एपेक्स कोर्ट, वही उसको तय करेगा। ठीक है, जिसे आप लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो 18 साल तय कर दिया गया समानता का अधिकार में, एक आप उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए वोट देने का अधिकार 18 साल तय कर दिया गया। अब ये बताइए कि जो 17 साल 6 महीने का बच्चा है वो कहेगा कि भाई हम 6 महीना छोटे हैं तो हमको इससे क्यों वंचित किया जा रहा है। तो सरकार वो चुनाव आयोग इससे वंचित कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसने एक जो युक्तियुक्त आधार रखा कि 18 साल से ऊपर के लोग मतदान में भाग लेंगे, ठीक, मतदान करेंगे। लेकिन यदि वो कहता कि केवल 18 साल से ऊपर के पुरुष ही मतदान करेंगे तो वहाँ पे ये इनवैलिड हो जाता है, ये युक्तियुक्त आधार नहीं होता। ठीक, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। बोल देता कि लोकसभा के चुनाव में कि केवल 18 साल के जो हिंदू हैं वही मतदान करेंगे, मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग उसमें मतदान नहीं करेंगे, तो ये भी इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि ये युक्तियुक्त आधार नहीं है। लेकिन इसमें बोल दिया कि 18 साल से ऊपर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, पुरुष हो या महिला हो, एमपी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह का हो, वो मतदान में भाग लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से युक्तियुक्त रूप से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे जब हम लोग आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद को निषेध किया गया है। किसके आधार पर, केवल, आप केवल धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, केवल जन्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। ये हम लोग अगले आर्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग इतना जान जाइए कि इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब विभेद किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर देखते हैं कि जो मैं व्यक्ति बताया, व्यक्ति शब्द, इसमें जो है भारत के नागरिक और जो नागरिक नहीं है, विदेशी हैं, उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। देखिए, संविधान में यदि जहाँ पे जिस मूल अधिकार में व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, वही अधिकार भारतीय और विदेशी सबको प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो। इसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। ठीक, विधिक व्यक्ति से तात्पर्य होता है कंपनी हो गया या फर्म हो गया, इस प्रकार वो विधिक व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे वो निर्जीव होते हैं लेकिन एक विधिक उनका व्यक्तित्व रहता है। ठीक, तो व्यक्ति शब्द में नागरिक, विदेशी और विधिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। और जिस जिस आर्टिकल में ये व्यक्ति शब्द उल्लेख किया गया है, ए पर्सन, तो वो सबके लिए प्राप्त है। ठीक, विदेशियों के लिए। तो ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन सा अधिकार दे दिया जाता है छांटने के लिए कि यह विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन अभी आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो वो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आर्टिकल 14। फिर अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल 15, 16, 17, 18 को पढ़ा जाएगा। चूँकि क्लासों को छोटा छोटा रखना ही उचित है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समता के अधिकार में आर्टिकल 14 को अच्छे से समझे होंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।